गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। लास्ट मंथ मैंने अपने चैनल पे CFP सर्टिफिकेशन कोर्स के बारे में एक वीडियो डाला। एक नहीं, 2 वीडियोस डाले। उन दोनों वीडियोस के नीचे मुझे काफ़ी लोगों ने कमेंट करके पूछा कि मैम ये कोर्स बेटर है या वो कोर्स बेटर है, इस पर्टिकुलर कोर्स की डिटेल्स बताओ, उस कोर्स की डिटेल्स बताओ। तो इतने सारे कमेंट्स देखने के बाद मैंने सोचा कि सारे फाइनेंस सर्टिफिकेशन कोर्सेज़ की जानकारी अपने व्यूअर्स को देना मेरा परम कर्तव्य बन चुका है। तो इसीलिए आज मैं और एक ऐसे ही फाइनेंस सर्टिफिकेशन के कोर्स के साथ एक नया वीडियो लेकर आई हूँ, जिस कोर्स का नाम है FRM, फाइनेंशियल रिस्क मैनेजमेंट। तो आज का हमारा टॉपिक है FRM कोर्स के ऊपर। FRM कोर्स क्या होता है, कौन कर सकता है, कितनी फ़ीस होती है, एग्ज़ाम्स कैसे होते हैं, कब एग्ज़ाम्स देने होते हैं, ये सब हम देखेंगे आज के वीडियो में। और सबसे एंड में मैं आपको बताऊंगी कि ये कोर्स आपने करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अगर करना चाहिए तो क्या अब सही वक्त है ये कोर्स करने का, या फिर कब करना चाहिए, करियर में कहाँ पे पहुँचने के बाद ये कोर्स करना चाहिए, ये मैं आपको बताऊंगी लास्ट में। तो प्लीज़ बने रहिए इस वीडियो पे मेरे साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। FRM सर्टिफिकेशन ये ऐसा ग्लोबल सर्टिफिकेशन है, लीडिंग सर्टिफिकेशन है, जो कि दिया जाता है रिस्क मैनेजर्स को। अब ये रिस्क मैनेजर्स कौन होते हैं और ये क्या करते हैं? रिस्क मैनेजर्स यानी वो लोग जो बिजनेस में इन्वॉल्व रिस्क, क्रिटिकल रिस्क को एनालाइज करते हैं, या जो इन्वॉल्व है ऑलरेडी या फिर जो रिस्क आने वाला है उसको एंटिसिपेट करते हैं, उस रिस्क को कैसे डील करना है उसके वेज बताते हैं, और उस रिस्क के हिसाब से अपने बिजनेस मॉडल को कैसे चेंज करना है, ये सारी बातों की जानकारी देते हैं। उन्हें हम कहते हैं रिस्क मैनेजर्स। यानी इन शॉर्ट, बिजनेस में इन्वॉल्व क्रिटिकल रिस्क को डील करने की एबिलिटी जिनमें होती है उनको कहते हैं रिस्क मैनेजर्स। और ऐसे ही रिस्क मैनेजर्स को जो सर्टिफिकेशन दिया जाता है, जो डेजिग्नेशन दिया जाता है, उससे कहते हैं FRM, फाइनेंशियल रिस्क मैनेजमेंट सर्टिफिकेशन। अब कौन देता है ये सर्टिफिकेशन? तो ये सर्टिफिकेशन दिया जाता है गार्प के द्वारा। गार्प मतलब ग्लोबल एसोसिएशन ऑफ रिस्क प्रोफेशनल्स, जो कि है USA, अमेरिका में है ये। और ये जो FRM कोर्स है ये मेरे हिसाब से मोर देन 100 कंट्रीज़ में ये एक्सेप्टेबल है। तो अगर आपके पास ये सर्टिफिकेशन है तो आप US वीज़ा के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं इस सर्टिफिकेशन के बेसिस पे। कौन FRM कर सकता है, कौन एलिजिबल है FRM करने के लिए? तो देखो, गार्प कहता है कि कोई भी FRM कर सकता है, कोई एजुकेशनल प्री रिक्विजिट नहीं है। यूजुअली कोर्सेज के लिए, बहुत सारे मेजॉरिटी कोर्सेज के लिए एजुकेशनल प्री रिक्विजिट होता है। एजुकेशनल प्री रिक्विजिट यानी या तो वो बंदा ग्रेजुएट होना चाहिए, या फिर 12th पास्ड होना चाहिए, या फिर 10th पास्ड होना चाहिए। लेकिन FRM सर्टिफिकेशन में ऐसा कोई एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया नहीं है। यानी इवन 12th पास्ड पर्सन भी डायरेक्टली FRM सर्टिफिकेशन कर सकता है, ग्रेजुएट पर्सन भी कर सकता है, 10th पास्ड बंदा भी FRM सर्टिफिकेशन कोर्स कर सकता है। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एज सच गार्प के तरफ से कोई भी नहीं है। कर तो सकता है कोई भी FRM, लेकिन क्या करना चाहिए, किस स्टेज पे करना चाहिए? तो इसके लिए आपको वीडियो एंड तक देखना पड़ेगा। एंड में मैं बताऊंगी मेरे हिसाब से FRM कौन सी करियर की कौन सी स्टेज पे करना चाहिए, कौन सी एरियाज में FRMs जॉब कर सकते हैं। वैसे देखा जाए तो देर आर मोर देन 100 प्रोफाइल्स जहाँ पे वो जॉब कर सकते हैं, लेकिन ब्रॉडली वो प्रोफाइल्स कैटेगराइज्ड है 3 एरियाज में: क्रेडिट रिस्क, मार्केट रिस्क एंड ऑपरेशनल रिस्क। अब क्रेडिट रिस्क देखो, यूजुअली बैंक्स में ये ज़रूरत होती है क्रेडिट रिस्क मैनेजर्स की। बैंक में आजकल NPAs की तादाद बहुत बढ़ रही है। NPAs यानी बैंक्स कई लोगों को लोन्स देती है, लेकिन वो लोग वो लोन रीपे नहीं कर पाते या फिर टाइम पे इंटरेस्ट नहीं देते। तो ये बहुत बड़ा क्रेडिट रिस्क इन्वॉल्व होता है यूजुअली हर एक बैंक, हर एक NBFC ऐसी कंपनीज के साथ, ऐसी फर्म्स के साथ। तो ऐसे जो फर्म्स है, बैंक्स, NBFCs, यहाँ पे यूजुअली क्रेडिट रिस्क एरिया में FRMs को जॉब मिलता है।
नेक्स्ट है मार्केट रिस्क एरियाज में। मार्केट रिस्क में यूजुअली म्यूचुअल फंड्स, हेज फंड्स, प्राइवेट इक्विटी, इन्वेस्टमेंट बैंक्स, ऐसे जो बैंक्स हैं, कंपनीज हैं, वो मार्केट रिस्क इस एरिया में एफआरएम्स को हायर करते हैं। और लास्ट है ऑपरेशनल रिस्क। देखो ऑपरेशनल रिस्क तो हर एक कंपनी में होता है, हर एक कंपनी जो ऑपरेट कर रही है ऑपरेशनल रिस्क तो वहाँ पे मौजूद ही है। तो ऑपरेशनल रिस्क में भी एफआरएम्स की आजकल काफ़ी सारी हायरिंग हो रही है। एफआरएम के एग्ज़ाम्स 2 पार्ट में कंडक्ट होते हैं, पार्ट 1 और पार्ट 2। पार्ट 1 में 4 सब्जेक्ट्स होते हैं, पार्ट 2 में 5 सब्जेक्ट्स होते हैं। सब्जेक्ट्स कौन से होते हैं, सिलेबस क्या है, वो हम आगे देखते हैं। तो पार्ट 1 में 100 MCQs पूछे जाते हैं। MCQs यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, यानी एक क्वेश्चन दिया होगा, उसके 4 ऑप्शंस दिए होंगे, उनमें से एक सही आंसर है जो आपको चूज़ करना है। पार्ट 2 में 80 MCQs पूछे जाते हैं। MCQ सुनते ही पहला सवाल आता है कि क्या नेगेटिव मार्किंग होती है, तो नहीं, नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है एफआरएम एग्जाम्स में। 100 MCQs पार्ट 1 में, 80 MCQs पार्ट 2 में। कितना टाइम मिलता है ये एग्ज़ाम लिखने के लिए, तो 4 घंटे मिलते हैं पार्ट 1 लिखने के लिए, 4 घंटे मिलते हैं पार्ट 2 लिखने के लिए। कब कंडक्ट होते हैं पार्ट 1 और पार्ट 2 के एग्ज़ाम्स, तो देखो साल में 2 बार कंडक्ट होते हैं एफआरएम के एग्ज़ाम्स। एक है इन द मंथ ऑफ मई, एक है इन द मंथ ऑफ नवंबर। मई के 3rd सैटरडे को और नवंबर में भी 3rd सैटरडे को यूजुअली ये एग्ज़ाम्स कंडक्ट किए जाते हैं। पार्ट 1 अगर आपको देना है तो सुबह के टाइमिंग पे होता है, और पार्ट 2 अगर आपको देना है तो वो आफ्टरनून के टाइमिंग पे होता है। दोनों के लिए 4-4 घंटे का टाइम दिया जाता है। क्या हम दोनों ही एग्ज़ाम्स, दोनों ही पार्ट 1 पार्ट 2 एक ही दिन पे अपीयर कर सकते हैं, तो हाँ आप दे सकते हो एक ही दिन पे, लेकिन देना नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि कंडीशन ये है कि पार्ट 2 एग्ज़ाम अगर आप पास भी होते हो, लेकिन अगर आप पार्ट 1 फेल हो गए हो तो आपको वापस से पार्ट 2 भी अपीयर करना पड़ेगा। तो बेटर ये है मई मंथ में पार्ट 1 क्लियर कर लो और नवंबर मंथ में आप पार्ट 2 क्लियर कर लो। क्योंकि पार्ट 2 भले आपने क्लियर कर भी लिया, दोनों दिन पे दोनों एग्ज़ाम्स एक ही दिन पे दे दिए, पार्ट 2 क्लियर कर भी लिया, लेकिन पार्ट 1 में अगर आप फेल हो गए, 1-2 मार्क्स से भी फेल हो गए, तो भी आपको पार्ट 2 फिर से देना पड़ेगा। 1 तो देना ही पड़ेगा, उसमें फेल हुए हैं, तो पार्ट 2 भी जिसमें पास हुए हैं वो भी फिर से देना पड़ेगा। तो आई वुड सजेस्ट मई मंथ में, यानी पहले पार्ट 1 क्लियर कर लो और फिर पार्ट 2। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आता है कि पासिंग मार्क्स कितने होते हैं, क्या मुझे 40 मार्क्स मिले तो मैं पास हूँ या 50 मिले तो पास हूँ। तो एक्चुअली जो ये कट ऑफ मार्क्स है ये यूजुअली हर बार वेरी होते हैं, तभी डिक्लेयर किए जाते हैं वो एग्ज़ाम्स के टाइम पे। तो यूजुअली ऑन एन एवरेज 70 to 80% या फिर 60 to 70% के रेंज में होते हैं पासिंग मार्क्स, पासिंग कट ऑफ। तो इतने मार्क्स आपको चाहिए, तो उस तरीके से आपको प्रिपरेशन करना ही पड़ेगा। पहले से ही आपको पता नहीं होगा कि कट ऑफ क्या है, बट एटलीस्ट 70 मार्क्स आ जाए या 75-80 मार्क्स आ जाए, इस एंगल से आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी। देखो पार्ट 1 में 4 सब्जेक्ट्स हैं। सब्जेक्ट्स के नाम है, पहला है क्वांटिटेटिव एनालिसिस, जो कि होता है जिसके 20% कवरेज होता है इन द एंटायर एग्ज़ाम, यानी 100 मार्क्स में से 100 MCQs में से 20% हो गए क्वांटिटेटिव एनालिसिस पे। दूसरा है फाउंडेशन ऑफ रिस्क मैनेजमेंट। तीसरा है फाउंडेशन ऑफ रिस्क मैनेजमेंट को भी 20% का वेटेज है। तीसरा है फाइनेंशियल मार्केट्स एंड प्रोडक्शन, जिसको 30% का वेटेज है। और चौथा सब्जेक्ट है वैल्यूएशन एंड रिस्क मैनेजमेंट, जिसको फिर से 30% का वेटेज है। तो देखो पार्ट 1 जो है बेसिकली इसमें काफ़ी सारा जो है वो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस, प्रैक्टिकल टाइप क्वेश्चंस होते हैं, यानी सॉल्विंग वाले क्वेश्चंस होते हैं। पार्ट 2 के हम सब्जेक्ट्स देख लेते हैं। पार्ट 2 में पहला है मार्केट रिस्क, दूसरा है क्रेडिट रिस्क और तीसरा है ऑपरेशनल रिस्क। तीनों को ही इक्वल वेटेज दिया है, 25, 25, 25। फोर्थ सब्जेक्ट है रिस्क मैनेजमेंट एंड इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट। जैसे कि मैंने आपको बताया, इन्वेस्टमेंट बैंक्स में भी आपको जॉब प्रोफाइल आपका सिलेक्ट हो सकता है, आपको स्कोप है इन्वेस्टमेंट बैंक्स में भी। तो देखो वो सब्जेक्ट भी है यहाँ पे, रिस्क मैनेजमेंट एंड इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट, जिसको वेटेज है 15%। एंड लास्ट है करंट इश्यूज इन फाइनेंशियल मार्केट्स, जिसको वेटेज है 10%।
यहाँ पे पार्ट 2 में मोस्टली 70 to 75% थ्योरेटिकल प्रॉब्लम्स आते हैं, थ्योरेटिकल क्वेरीज आती हैं। काफ़ी लोगों के दिमाग में ये सवाल आता होगा कि पासिंग परसेंटेज क्या होता है एफआरएम में, मतलब कितने लोग पास होते हैं एफआरएम में। अगर 100 लोग बैठे तो 100 में से कितने लोग यूजुअली पास हो जाते हैं एफआरएम में गारंटीड। तो देखो पिछले कुछ सालों का ट्रेंड देखते हुए पिछले 2-3 सालों का ट्रेंड ऐसा रहा है कि पार्ट 1 में 40 to 45% रिजल्ट लगता है, यानी अगर 100 लोग बैठे तो 40 लोग या 45 लोग ऑन एन एवरेज पास हो जाते हैं। और पार्ट 2 का रिजल्ट काफ़ी उससे बेटर होता है, अच्छा होता है, जो कि ये 50 to 55%, कभी कभी 60-62% तक भी जाता है ये रिज़ल्ट। तो यानी 100 लोग अगर बैठे हैं, अपियर कर रहे हैं एग्ज़ाम्स के लिए, तो कम से कम 50% यानी 50 या 55 या फिर कभी कभी 60% लोग भी क्लियर कर जाते हैं पार्ट 2 का एग्ज़ाम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या कोई एक्सपीरियंस लगता है एफआरएम बनने के लिए, एफआरएम का सर्टिफिकेशन मिलने के लिए क्या कुछ एक्सपीरियंस लगता है? तो हाँ, देखो एफआरएम बनने के लिए 3 स्टेप्स, आपको 3 स्टेजेस क्लियर करनी होती है। सबसे पहली क्लियर पार्ट 1, दूसरी क्लियर पार्ट 2 और तीसरी होती है शो द रेलेवेंट एक्सपीरियंस ऑफ 2 years इन द फील्ड ऑफ रिस्क मैनेजमेंट, यानी आपको रिस्क मैनेजमेंट के फील्ड में कम से कम 2 साल का एक्सपीरियंस दिखाना पड़ेगा, फिर आपको एफआरएम का सर्टिफिकेशन मिलेगा। तो यानी एक्सपीरियंस दिखाने से पहले सर्टिफिकेशन नहीं मिलेगा क्या? नहीं, सर्टिफिकेशन नहीं मिलेगा, लेकिन एक्नॉलेजमेंट आता है उनकी तरफ से, मेल पे रिजल्ट आता है, एक्नॉलेजमेंट आता है उनकी तरफ से, तो वो आप दिखा के अप्लाई कर सकते हो कि देखो मैंने एफआरएम के दोनों पार्ट्स क्लियर कर लिए हैं। तो वो आप दिखा के अप्लाई कर सकते हो इन द फील्ड ऑफ एफआरएम, लेकिन सर्टिफिकेशन आपको 2 साल का एक्सपीरियंस दिखाने के बाद ही मिलेगा। एक्सपीरियंस कौन सी फील्ड में चाहिए? तो वो रिस्क मैनेजमेंट के फील्ड में एक्सपीरियंस चाहिए। कितना टाइम है एक्सपीरियंस दिखाने के लिए? तो देखो पार्ट 1 आपने क्लियर किया, उसके बाद 4 साल है आपके पास पार्ट 2 क्लियर करने के लिए। विद इन 4 years ऑफ क्लियरिंग पार्ट 1 यू हैव टू क्लियर पार्ट 2। अब पार्ट 2 क्लियर कर लिया, उसके बाद 5 साल है आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस दिखाने के लिए, यानी इन 5 सालों में आपको 2 साल का एक्सपीरियंस कमा लेना है और फिर आपको मिल जाएगा एफआरएम का सर्टिफिकेशन। क्या एफआरएम डिग्री ये मास्टर्स डिग्री के बराबर माना जाता है? क्या एफआरएम सर्टिफिकेशन को मास्टर्स डिग्री की वैल्यू मिलती है? तो देखो गार्प कहता है कि 10 कंट्रीज़ में एफआरएम को मास्टर्स डिग्री का इक्विवेलेंट माना जाता है, लेकिन इंडिया में जो यूजीसी है उन्होंने इसको अभी तक मास्टर्स डिग्री का इक्विवेलेंट नहीं माना है, उन्होंने इसको मास्टर्स डिग्री की मान्यता नहीं दी है अभी तक। तो इसीलिए इंडिया में गार्प के हिसाब से ये माना जाता है मास्टर्स डिग्री, बट इंडिया में ये नहीं माना जाता है। लेकिन हाँ, इंडिया के अलावा और ऐसी 9 कंट्रीज़ है जहाँ पे इसको मास्टर्स डिग्री की अहमियत मिलती है। यूएस में भी इसको मास्टर्स डिग्री की अहमियत मिलती है, इसीलिए आप यूएस के वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकते हैं इस सर्टिफिकेशन के बेसिस पे। नेक्स्ट सबसे बड़ा क्वेश्चन जो आपके दिमाग में आता होगा कि कहाँ, कौन से कंपनीज़ में, कौन से बैंक्स में हायरिंग हुई है आज तक? एफआरएम्स की हायरिंग होती है यूजुअली एफआरएम्स की। तो अब आपकी स्क्रीन पे आएगी ऐसी टॉप 10 कंपनीज़, ग्लोबल कंपनीज़ एंड ग्लोबल बैंक्स जहाँ पे आए दिन एफआरएम्स की हायरिंग होती रहती है। और ये मैं नहीं कह रही, ये खुद गार्प कह रहे हैं, उनके खुद के मेंबर्स, चार्टर मेंबर्स यहाँ पे ऑलरेडी हायर हो चुके हैं। अगर हम बात करें इंडिया में, तो इंडिया में कहाँ पे हायरिंग हो रही है? तो मैं आपको कुछ नाम बता सकती हूँ जहाँ पे हायरिंग ऑलरेडी हुई है, हो रही है, बहुत ज़्यादा डिमांड है। एचडीएफसी बैंक है, आईसीआईसीआई बैंक है, मूडीज़ है, एसबीआई है, आरबीआई है, जी हाँ, रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया में भी एफआरएम्स की हायरिंग हो रही है। तो इंडिया में भी केपीएमजी है, पीडब्ल्यूसी है, तो इंडिया में भी ऐसे काफ़ी सारे बैंक्स हैं, बड़े बड़े फर्म्स हैं जहाँ पे एफआरएम्स की हायरिंग हो रही है, होती रही है पास्ट में। स्पेशली 2011-12, 2007-8 का जो रिसेशन आया था, उसके बाद जब से बैंक्स को, ऐसे बड़े बड़े क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज़ को जब से रियलाइज़ हुआ रिस्क मैनेजर्स की ज़रूरत है,
और अब हम आ गए हैं हमारे लास्ट सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पे कि क्या हमें FRM सर्टिफिकेशन कोर्स करना चाहिए, अगर हाँ तो ये करियर के किस स्टेज पे करना चाहिए। तो देखो मैं सजेस्ट करूँगी, अगर आपको रिस्क मैनेजमेंट, देखो मैंने आपको सिलेबस बता दिया है, सब्जेक्ट्स के नाम बता दिए हैं, वो देख के आप एनालाइज करो कि क्या आपको रिस्क मैनेजमेंट इस फील्ड में आपको इंटरेस्ट है या नहीं है। अगर आपको बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है इस फील्ड में तो ज़रूर कीजिए ये सर्टिफिकेशन कोर्स, क्योंकि ये आपको नीश नॉलेज देगा, स्पेसिफिक रिस्क मैनेजमेंट का नॉलेज देगा। लेकिन कौन से स्टेज पे करना चाहिए, क्या ये 12th के बाद इमीडिएटली करना चाहिए? बिल्कुल भी नहीं। देखिए अगर मुझे FRM करना होता तो व्हाट आई वुड हैव डन, 12th के बाद मैंने BBA किया होता इन फाइनेंस। BBA यानी बैचलर्स ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन इन फाइनेंस, जो कि होता है 3 साल का ग्रेजुएशन कोर्स होता है। BBA के बाद मैंने 2 साल का MBA किया होता इन फाइनेंस, MBA यानी मास्टर्स ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। तो ये भी मैंने फाइनेंस फील्ड में किया होता, क्योंकि FRM भी बेसिकली कौन सी फील्ड में है, फाइनेंस फील्ड में है। अब MBA के बेसिस पे, MBA हो जाने के बाद यानी 12th के बाद 5 साल हो चुके हैं, 3 साल का BBA किया मैंने, 2 साल का MBA किया। अब MBA के बाद मैंने MBA के डिग्री के बेसिस पे किसी बैंक में जॉब के लिए अप्लाई कर दिया होता और उनको कहा होता कि मुझे रिस्क मैनेजमेंट वाली फील्ड में जॉब चाहिए। तो वहाँ पे जॉब लग जाने के बाद बैंक में जॉब करते समय मैंने FRM का एग्ज़ाम के लिए अपीयर किया होता। अब विद इन 1 ईयर FRM का एग्ज़ाम दोनों पार्ट 1 पार्ट 2 क्लियर कर लिए, और वो जो मैं जॉब कर रही हूँ उसको मैंने एज एन एक्सपीरियंस दिखा दिया 2 साल का। तो अब उसी बैंक में जहाँ पे मैं जॉब कर रही हूँ उनको मैं बोलूँगी कि देखो मेरे पास अब FRM सर्टिफिकेशन भी है, और बैठे बैठे मेरा बहुत ही ज़्यादा प्रमोशन हो जाएगा उसी बैंक में जहाँ पे देखो मैंने 2 साल का एक्सपीरियंस भी उसी बैंक का यूज़ किया, और अब मैं वेल नोन हूँ उस बैंक के सारे प्रोसीजर्स के साथ, सारे लोगों के साथ, उस बैंक का वर्किंग स्टाइल क्या है मुझे सब पता है। और अब मैं उसी बैंक में रिस्क मैनेजर, क्रेडिट रिस्क मैनेजर या क्रेडिट एनालिस्ट की पोस्ट पे मुझे डायरेक्टली प्रमोशन मिल जाएगा जैसे ही मेरे पास FRM सर्टिफिकेशन आ गया। तो सैलरी भी मेरी ऑलमोस्ट डबल तो नहीं बोल सकते, 30-40% मिनिमम सैलरी मेरी बढ़ जाएगी FRM सर्टिफिकेशन आने के बाद। तो आई वुड सजेस्ट 12th के बाद इमीडिएटली बिल्कुल मत कीजिए कोर्स, क्योंकि यूजुअली ये कोर्स करने के बाद आपकी इच्छा होगी कि बैंक में जॉब करो, लेकिन बैंक 12th के बेसिस पे जॉब नहीं देता है। एटलीस्ट ग्रेजुएशन चाहिए आपको बैंक में जॉब के लिए अप्लाई करने के लिए। तो आई वुड सजेस्ट पहले ग्रेजुएशन कर लीजिए, हो सके तो पोस्ट ग्रेजुएशन भी कर लीजिए, क्योंकि FRM को मास्टर्स डिग्री कंसिडर नहीं किया जाता है। तो मास्टर्स डिग्री भी कर लीजिए, उसके बाद आप बैंक में जॉब करते समय FRM के लिए अपीयर कीजिए, या फिर जब आप मास्टर्स कर रहे हैं उस टाइम पे FRM साइड बाय साइड एग्ज़ाम दे दीजिए, तो वो भी बेटर हो जाएगा। दोनों वे, ईदर वे आप कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और आपको जो जो फ्रेंड्स आपको लगता है जिनको ये कोर्स की जानकारी अगर मिलेगी तो हेल्पफुल होगी तो उनके साथ ये वीडियो शेयर कीजिए। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो याद रखिए मैं ऐसे फाइनेंस सर्टिफिकेशन कोर्सेज़ के वीडियोज़ रेगुलरली डालती हूँ, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अंटिल वी मीट अगेन, टेक केयर।